पीपल, चलो यारों, चलो, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम। आपको एक दूसरी दुनिया में ले चलता हूं, जहां कोई नहीं 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 रहने दो। इंटरप्रिटेशन, चलो। यस पीपल, चलो यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले, हाँ जी, थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। मैम सारे अच्छे से टेक अवे लिखते हो ना आप? बुक दे दो आपकी मेरे को, ठीक है। अब पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे लास्ट पेज पे चेक नहीं करने वाला हूँ। कुछ तो है पर ठीक है। ओपन बुक के अंदर आखिरी पेज पे सब लिखने की आदतें मत रखना, आपको उसको एग्जाम में लेके जाना है। वहां पे दिख रहे हैं आपको फ्लेम्स, मत करो ये सब, बड़े हो चुके हो आप। चलिए यारों, जबरदस्त दिन है आज, बहुत ही प्यारा दिन है, पढ़ाई लिखे करेंगे। यस, टुडे इज अ वंडरफुल डे। यस 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 यस, चलो 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 चलो, सब लोग स्माइल करो अच्छे से और पढ़ाई करेंगे। चलो, क्या है, क्यों दुखी हो मैम? पूरे क्लास का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो आप एक अकेले बिगाड़ देते हो। लेवल पे बना के रखो एकदम। यस, हाँ जी, मिठाई दे तो खुश हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब ये भी मेरी गलती है। चलो कदम, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। जस्ट किडिंग। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दर्शन, खुश रहो थोड़े से वहाँ पे। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक छोटी सी बच्ची, यस 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 यस। चले है, चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फटाफट से इंटरप्रिटेशन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बट व्हाट वी नीड अ नाइस वीडियो इन व्हिच ऑल द केसेस आर डिस्कस्ड इन समरी। दैट इज आवर इंटेंशन। शुरू करते हैं बेटा जी। सो द फर्स्ट केस इज प्रकाश गुप्ता वर्सेस सेबी। इसके अंदर इतनी सी बात हुई थी, क्या कभी भी किसी केस की कंपाउंडिंग करने के लिए, अरे कंपाउंडिंग क्या होता है, जहां पे कोई व्यक्ति बोलता है कि गलती हो गई, ठीक है, पर आप ये फाइन वाइन लेके खत्म करो, इंप्रिजनमेंट वगैरह मत करो, तो क्या किसी भी केस में कंपाउंडिंग करने के लिए सेबी के कंसेंट की आवश्यकता होती है या नहीं? एकदम सिंपल। तो यहां पे इट वाज हेल्ड कि कंपाउंडिंग के लिए सेबी के कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेबी से उनके व्यूज मंगवा सकते हो, लेकिन ऐसा सेबी से अप्रूवल या कंसेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सिक्योरिटीज लॉ। तो कोई भी सेबी एक्ट के ऑफेंस को अगर कंपाउंड करते हैं, उसके लिए सेबी की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। द फर्स्ट केस, वंडरफुल। उसके बाद हिटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस, दैट इज स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर वर्सेस एमपी ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे झगड़ा ये हो रहा था कि, याद आ रहा है आपको क्या हुआ था इसके अंदर? फुटबॉल केस, हाँ, लेबर कोड और क्रिमिनल कोड, इन लोगों में झगड़ा चल रहा था दैट हु इज गोइंग टू हैंडल दोज लेबर इश्यूज व्हिच हैव सर्टेन क्रिमिनल एस्पेक्ट। तो पहले इनके पास था, फिर उनके पास था, फिर इनके पास था। हमें पता होना चाहिए कि समरी में फाइनली किसके पास है। इट वाज हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट अग्रीड विद द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर दैट द प्रोसेस वुड बी बेटर सर्व्ड बाय मेंटेनिंग द रेगुलर क्रिमिनल कोड एज द फोरम फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सच लेबर डिस्प्यूट। अब क्या होगा, जब एग्जाम में केस आएगा, आपको याद नहीं रहेगा कि वो फाइनली क्रिमिनल के पास था, आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ कोई केस तो था, फिर लेबर या क्रिमिनल में किसी एक के पास गया था। कोशिश करना है कि आपको याद रहे कि पूरा जुरिस्डिक्शन किसके पास गया है, क्रिमिनल। तो अब बस जबरदस्ती याद रखने के लिए मेमोरी टेक्निक, क्रिमिनल कोड या लेबर कोड किसके पास होगा, ABCDEFGHI JKLM MNOPQ, इसके अंदर पहले क्या आता है, C आता है या L आता है? C आता है। बस, तो किसके पास जुरिस्डिक्शन रहा, क्रिमिनल कोर्ट्स के पास। बस 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 बस, तो कोई भी लॉजिक लगा लो, बट आपको याद रखने की कोशिश करनी है। वैसे तो ओपन बुक है, ओपन करके देख सकते हैं, बट अगर आपको प्राइमा फेसी याद हो जाता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर को शुरू कर पाते हैं। सिंपल। तो हमने यहां पे पढ़ा कि कोई भी ऐसे लेबर इश्यूज हैं जिसके अंदर क्रिमिनल एस्पेक्ट है, तो जुरिस्डिक्शन किसके पास है, किसके पास रहेगा, क्रिमिनल कोर्ट्स के पास रहेगा। ओके भी। नेक्स्ट है हमारा नेवाडा प्रॉपर्टीज का केस। इसके अंदर हुआ कि क्या पुलिस के पास भी जो सीजर के राइट होता है, उसके अंदर क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज करने का भी राइट होता है क्या? द आंसर इज नो। पावर ऑफ सीजर अंडर सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट इंक्लूड पावर टू सीज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। पुलिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकती अंडर दैट सेक्शन। इजी पीजी। फिर हम लोग इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस पे हमने यहां पर हमने देखा, चलो यहां पर हमने देखा बेटा जी, whether a suit can be filed for claiming damages for illegal termination। यहां पे झगड़ा क्या हो रहा था बेटा जी, कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को निकाल दिया गया था, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा था,
इधर आ जाओ, कोई बात नहीं. Respondent is an ex-employee of the petitioner and was employed as a business development manager with the petitioner company. Her services were terminated and being aggrieved, she filed a suit claiming a declaration that the termination of her service was null and void. Further sought a decree of damages on account of mental harassment, loss of reputation. तो एक व्यक्ति को निकाला गया, उसने केस फाइल किया कि मेरा इलीगल टर्मिनेशन हुआ है, मुझे मेंटल हरासमेंट वगैरह के लिए आप पैसे दीजिए. सामने वाली कंपनी ने कहा था कि हमारा उनके साथ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. ध्यान रखना है, हमारा उनके साथ हुआ था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज अ टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने टर्मिनेट कर दिया, वो रीइंस्टेटमेंट के लिए केस फाइल नहीं कर सकते. तो यहां पर उस पार्टी ने ऐसा बोला कि हम रीइंस्टेटमेंट के लिए केस फाइल कर भी नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, हमारा इलीगल टर्मिनेशन किया है, तो फॉर दैट वी वांट डैमेजेस. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है विच इज टर्मिनेबल, तो उसके लिए अगर कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, तो क्या वो पार्टी केस फाइल कर सकती है? यस, नॉट फॉर रीइंस्टेटमेंट बट स्टिल फॉर इलीगल टर्मिनेशन केस फाइल किया जा सकता है. तो लीगल इशू ऐसा बन जाता है, वेदर सूट कैन बी फाइल फॉर क्लेमिंग डैमेजेस फॉर इलीगल टर्मिनेशन. द आंसर इज यस, इवन इफ इट इज अ टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने इलीगल टर्मिनेशन किया तो उसके लिए हम डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हैं. लाइफ इज इजी. उसके बाद में जाते हैं हम लोग रविंद्र कुमार ग्रेवाल. एडवर्स पोजीशन का केस था ये. I5 रविंद्र कुमार ग्रेवाल एडवर्स पोजीशन का केस था. अगर किसी व्यक्ति के पास आपके असेट का एडवर्स पोजीशन है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और मोर इयर्स, द पर्सन गेट्स अ राइट टू क्लेम ओनरशिप. वो सूट फाइल कर सकता है फॉर क्लेमिंग ओनरशिप ऑल्सो. चलो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फटाफट से. हम लोग सोच रहे थे उस दिन, कुछ बच्चों ने पूछा भी था, सर ऐसा कैसे होगा, कभी भी ऐसा कैसे होगा कि कोई व्यक्ति 12 साल तक रह रहा है और हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया. आई विल गिव एन एग्जांपल. लास्ट वीक अ क्लाइंट केम इन, तो उस क्लाइंट के साथ क्या हुआ, उस क्लाइंट का एक फ्लैट था, जो फ्लैट उसे रेंट पे देना था. ठीक है, तो जब भी आप किसी को रेंट पे देते हो तो आप उसके साथ में एक अग्रीमेंट करते हो और अग्रीमेंट के अंदर रेंट वगैरह लगाते हो. तो इस क्लाइंट ने कहा कि यार मुझे आप वाइट में इनकम नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट रेंटल इनकम इन माय बैंक अकाउंट. आप एक काम करो ना, हम कोई अग्रीमेंट एंटर नहीं करते, आप रह लो और आप एवरी मंथ मुझे कैश में रेंट देते रहना. अब ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सामने वाली पार्टी 2 साल तक रह रही है. ऑन पेपर डू दे हैव एन अग्रीमेंट? No. So on paper the other party, the tenants are having adverse possession for 2 years. ये तो वो व्यक्ति को पता चल गया, लॉयर से मिल लिया एंड द पर्सन सेड कि नहीं अब ऐसा नहीं, अपन को अग्रीमेंट एंटर करना है. अगर ये 12 साल तक अग्रीमेंट चल जाता तो प्रैक्टिकली द टेनेंट हैड एडवर्स पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years इन द आइज ऑफ लॉ. कि वो टेनेंट वहां पे 12 साल तक रह रहा था, आपको पता था, आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया और आपने कोई परमिशन देके नहीं रखा है. सो परमिशन दिया है, वो तो इलीगली दिया है ना. आपने लीगली पेपर पे उनको रेंट अग्रीमेंट एंटर किया क्या? नहीं. तो एडवर्स पोजीशन रहा है टेनेंट के पास फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और मोर इयर्स, द पर्सन कैन फाइल फॉर ओनरशिप एज वेल. तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है. रविंद्र कौर ग्रेवाल, अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट व्हिच सेज इफ एट ऑल अ पर्सन हैज एडवर्स पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और मोर इयर्स, द पर्सन क्वालिफाइज टू फाइल अ सूट फॉर ओनरशिप. यहां मैं ये नहीं कहता हूं कि वो ओनर बन जाता है, बट वो ओनरशिप के लिए सूट फाइल कर सकता है. चलिए इसके बाद में आता है हमारा I5 अनिल खड़कीवाला वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. इसके अंदर सिंपल सा हुआ था कि मान लीजिए पहले एक एप्लीकेशन थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी. द क्वेश्चन हैज रीच्ड सुप्रीम कोर्ट, द डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर डिफेंस हैज बीन रिजेक्टेड बाय कोर्ट, कैन अ फर्दर एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल और नॉट? द आंसर इज यस. If an earlier application for defense has been rejected, still another application taking some other defense can be filed. तो मान लीजिए मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, मैंने डिफेंस के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, उसके बाद में क्या मैं दूसरी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ डिफेंस के लिए? द आंसर इज यस, लेकिन उसके अंदर मुझे कुछ और डिफेंस लेना होगा. लॉ क्या कहता है कि एक चीज जो आपने सेम चीज के लिए एप्लीकेशन फाइल की, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सेम जाने वाली है, आभास हो जाता है, कल होना हो. ना 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 ना. चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग. ठीक है, तो हमने नेक्स्ट केस आता है कि एक व्यक्ति ने अगर डिफेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, वो रिजेक्ट हो गई, तो क्या वो एक और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? कि द आंसर इज यस, बस इसके अंदर कुछ डिफरेंट ग्राउंड होना चाहिए. लॉ तो ये कहता है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन फाइल की है, वो रिजेक्ट हो गई, तो सेम टू सेम 100% सेम एप्लीकेशन आप वापस फाइल नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप कोई और डिफेंस ले रहे हो तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. दैट वाज I6. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं I7 थॉमस चाको. इसके अंदर क्या हुआ था बेटा जी? और याद आ रहा है, ज्योग्राफी खेला था हमने. DRT एर्नाकुलम
DRAT चेन्नई, हाई कोर्ट ऑफ केरला। दो स्टेट के अंदर झगड़ा हो चुका था। DRT ए स्टेट की थी, उससे अपील गई DRAT दूसरे स्टेट में। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट ऑफ एक्स स्टेट और हाई कोर्ट ऑफ वाई स्टेट किसके पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन रहेगा। इट वॉज हेल्ड जिस स्टेट से द केस हैज एमिनेटेड, जहां से वो केस इनिशिएट हुआ है, DRT जहां की थी वहां के हाई कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन रहेगा। याद आ रहा है? चलिए I7, उसके बाद में आते हैं I8 की तरफ। यहां पर बहुत सारा झगड़ा था। गुजरात में पोरबंदर के अंदर हमारा एक फैक्ट्री था, वहां पर एक ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका था कि फैक्ट्री के प्रेमाइस को बेच के सारे वर्कर्स को पे ऑफ करना है। लेबर कोड का ऑर्डर था, बट उसको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया था। तभी उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है वहां पे भी IBC के प्रोसीडिंग्स वगैरह चालू हो गई। तो अब सवाल यह आया कि यहां पे क्या गुजरात हाई कोर्ट के पास कोई पावर है क्या कि वो यहां पे कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। इट वॉज हेल्ड कि गुजरात हाई कोर्ट के पास पावर है। फॉर मल्टीपल रीजन उन्होंने दिया था। एक तो रीजन ये हुआ था कि गुजरात हाई कोर्ट में ही वो फैक्ट्री सिचुएटेड है। एक रीजन ये दिया कि गुजरात हाई कोर्ट के ही वो लेबर्स हैं जो कि अनपेड हैं। और तीसरा रीजन ये दिया था कि गुजरात हाई कोर्ट का ही एक लेबर कोड का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर भी है। तो सवाल ये आया कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ए स्टेट में है, उस कंपनी की फैक्ट्री वाई स्टेट के अंदर है, और वाई के अंदर लेबर कोड का कोई ऑर्डर भी अनएग्जीक्यूटेड है, वाई स्टेट के लेबरर्स को भी पेमेंट नहीं मिला है। तो क्या वाई स्टेट के हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं? इन दिस केस दे हेल्ड के होगा। बहुत फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था पोरबंदर का। चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। I9 मेसर्स स्काइम्ड ओवरसीज इनकॉर्पोरेशन वर्सेस BOC इंडिया लिमिटेड। सिंपल सी बात थी, फॉल्स एफिडेविट दोगे तो आपको फोड़ेंगे। अरे बट सर थोड़ा फोड़ो ना, एक आध थप्पड़ ठीक है क्या, 5-6 थप्पड़ मार दिए यहाँ पे? उन्होंने कहा नहीं मारेंगे बिल्कुल। फॉल्स एफिडेविट है तो इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। तो फॉल्स एफिडेविट देने पे 10 लाख की पेनल्टी दी गई थी। एंड हाई कोर्ट सेड कि बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट सेड कि बिल्कुल सही है, इतनी पेनल्टी बनेगी अगर फॉल्स एफिडेविट दिया है तो उसमें रिडक्शन नहीं होगा। वेरी इजी। फिर आते हैं I10 विलायती राम मित्तल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शांभवी कॉन्ट्रैक्टर्स। यहां पे क्या हुआ? Since the issues involved in the remedies asked for are completely different, the two cases, both the cases can move simultaneously. आपको याद आ रहा है क्या? शिमला, दिल्ली, A filed a case against B in शिमला, ठीक है? B filed a case against A in दिल्ली। तो यहां पर इशू ये आया, क्या ये दो केसेस दो हाई कोर्ट्स में चल सकते हैं या फिर दे हैव टू बी टेकन एट अ सिंगल प्लेस? तो ये हेल्ड किया गया, दोनों में बस पार्टीज कॉमन है, इशू इन्वॉल्व, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व, सब्जेक्ट मैटर एकदम अलग अलग है, तो ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर केस चल सकता है। ए फाइल्ड केस अगेंस्ट बी इन शिमला, बी फाइल्ड केस अगेंस्ट ए इन दिल्ली। तो यहां पे कहा कि दो पार्टीज तो सेम है, तो इनका एक ही हाई कोर्ट में केस चलाओ ना। इट वॉज हेल्ड के दोनों में सब्जेक्ट मैटर अलग है, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इशू अलग है, तो ये दोनों सेपरेट हाई कोर्ट के अंदर केसेस चल सकते हैं। चलिए यहां पे हम 10 केसेस कंप्लीट कर चुके हैं। इजी पीसी ओके। सो इंटरप्रिटेशन इज अ बिग चैप्टर, ठीक है? ध्यान रखना है इसके अंदर केसेस का ईमान धर्म नहीं है। सर ईमान धर्म नहीं है मतलब जैसे सिक्योरिटीज लॉ में क्या होता है कि उसी टाइप के केसेस आएंगे, कंपनी लॉ में उसी टाइप के केसेस आएंगे, इंसॉल्वेंसी में उसी टाइप के केसेस आएंगे। यहाँ पे रैंडम कोई भी लॉ में अगर इंटरप्रिटेशनल इशू है तो वो केसेस यहाँ पे आ सकते हैं। हम 10 केसेस पढ़े, एक और बार 10 केसेस को कंप्लीटली रैप अप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फोकस 100% सबका मुझे यहीं पे चाहिए। वापस हम लोग 1 to 10 कर रहे हैं। अब आप पेजेस फ्लिप नहीं करेंगे, आप लोग जहां पर हो वहीं पे रहो। चलो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सबसे पहले मुझे बता दो, क्या सेबी के कंसेंट की जरूरत है क्या कंपाउंडिंग करने के लिए? यस और नो? नो। वेरी गुड। दूसरे केस पे आता हूं, मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लेबर इशू है जिसके अंदर क्रिमिनल एस्पेक्ट है, तो क्रिमिनल कोर्ट संभालेगा या लेबर कोर्ट? हाँ, सबने ABCDC ध्यान रखा ना, हंस रहे थे। क्रिमिनल कोर्ट संभालेगा। उसके बाद में मुझे बताओ, क्या पुलिस के पास में पावर ऑफ सीजर में इमूवल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं क्या? नो। उसके बाद में मुझे आप बता दीजिए फटाफट से कि अगर मान लीजिए मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस था, टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे टर्मिनेट कर दिया है, फिर भी मैं इलीगल टर्मिनेशन के लिए डैमेजेस मांगने के लिए केस फाइल कर सकता हूं या नहीं? यस। उसके बाद में आता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एडवर्स पोजीशन है 12 और मोर ईयर्स के लिए, क्या वो सूट फाइल कर सकता है फॉर ओनरशिप? यस। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि मान लीजिए मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ था, मैंने एक डिफेंस किया, वो रिजेक्ट हो गया, मैं एक और एप्लीकेशन फॉर डिफेंस फाइल कर सकता हूं विद सम अदर डिफेंस। यस और नो? यस। उसके बाद में आता है कि मान लीजिए DRT ए स्टेट में है, वहां से अपील हुई DRAT दूसरे स्टेट में है। हाई कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगा, ए या बी? ए। जहां से केस इनिशिएट हुआ, एमिनेट हुआ था, जहां पे DRT थी, उसके हाई कोर्ट के पास में सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट केस के अंदर आ जाते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी, वेरी मच फैक्चुअल ओरिएंटेड, इसको जनरलाइज करना कठिन है, बट एक कंपनी थी, उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ए स्टेट में, उस कंपनी की एक फैक्ट्री
बी स्टेट के अंदर है, फैक्ट्री के वर्कर्स को पेमेंट नहीं दिया है, लेबर कोड का ऑर्डर है कि पेमेंट करो, लेबर कोड के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया अभी तक, तभी इस कंपनी के अंदर मनी रिकवरी चालू हो गया और वो इस फैक्ट्री को बेचना चाहते थे। तो ये जो वर्कर्स थे ये लोग गए अपने ही स्टेट के, ए स्टेट के हाईकोर्ट के पास कि आप प्लीज उसको रोको। तो सवाल ये आया कि एक ऐसे स्टेट के हाईकोर्ट के पास में पावर रहेगी क्या जहां पे कोई फैक्ट्री है, रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पे नहीं है, वर्कर्स का पेमेंट ड्यू है और लेबर कोड का ऑर्डर भी अनएग्जीक्यूटेड है। इन दिस पर्टिकुलर केस दे हैव हेल्ड कि उस हाईकोर्ट के पास पावर है। इन दिस पर्टिकुलर केस जनरल रूल नहीं बना सकते, फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है। और उसके बाद में 9th पे आते हैं हम लोग। यस, एफिडेविट अगर आपने फॉल्स दिया है तो क्या हैवी पेनल्टी हो सकती है? यस, 10 लाख था उस केस के अंदर। और लास्ट केस जो हमने पढ़ा वो ये था कि मान लीजिए मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है इन सम अदर स्टेट, आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया इन सम अदर स्टेट, सब्जेक्ट मैटर एकदम अलग है, कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम अलग है, तो क्या दो सेपरेट स्टेट में चल सकता है केस? ऑफ कोर्स यस, एंड दीज आर द फर्स्ट 10 केसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। हैव यू गॉट अप टिल हियर? बस 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 बस, चलो क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। 11 सेव लाइफ फाउंडेशन, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। समृतंस के लिए यहां पे गाइडलाइंस इशू की गई थी कि जो भी समृतंस होते हैं दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, पुलिस उनको परेशान नहीं करेगी, तो गाइडलाइंस इशू वाला केस है फॉर आवर इंफॉर्मेशन। फिक्स आता है। फिर आता है रमेश राजगोपाल का केस। रमेश राजगोपाल, देवी पॉलीमर्स, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? पारिवारिक झगड़ा हुआ था, एक कंपनी था, उस कंपनी के बहुत सारे यूनिट्स थे, इस कंपनी का यूनिट सी था देवी कंसल्टेंसी, उसके लिए इस व्यक्ति ने खुद की वेबसाइट चला बना दी थी कि देवी कंसल्टेंसी की एक वेबसाइट है। तो फिर परिवार में कलेश हुआ, हाँ लिखा है उन्होंने ऐसा भाई, परिवार में कलेश हुआ, फिर उन्होंने इस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, क्या आप गलत कर रहे हो। कोर्ट हैज हेल्ड, क्या इस व्यक्ति ने एक भी रुपया अपने अकाउंट में लिया? नहीं। क्या इस व्यक्ति ने एक भी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे एंटर किया? नहीं। तो इस केस में इस व्यक्ति को आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन के लिए लायबल हेल्ड नहीं कर सकते। वेरी फैक्चुअल ओरिएंटेड केस, कोई ऐसा जनरल रूल यहां पे आया नहीं था। उसके बाद आरबीआई वर्सेस ओनिक्रा, वेदर आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अंडर द एक्ट, क्या आरबीआई को देने की आवश्यकता है क्या? द आंसर इज नो। आरबीआई मे गिव द मैक्सिमम नंबर बट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रजिस्टर कर रही थी, एक एंटिटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो उसने कहा कि आरबीआई को बताना होगा कि आखिर कितनी एंटिटीज को रजिस्ट्रेशन देने वाली है। तो यहां पर ऐसा कहा गया कि आरबीआई में गिव दैट नंबर, आरबीआई इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गिव दैट नंबर, कि कितनी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन देगी। आरबीआई चाहे तो दे सकती है बट कंपल्सरी नहीं है। फिर आता है जेट एयरवेज वर्सेस धानुका। अरे तुम्हें याद आ रहा है क्या हुआ था? यहां से हमने जेट को दिया कुछ सामान बांग्लादेश भिजवा देना, जेट ने विमान एयरलाइंस को दिया। यहां पे सवाल ये आता है कि हम जिस एयरलाइन को देते हैं क्या उनकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है क्या, या फिर वो किसी और पे ढकेल सकते हैं? द आंसर इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। हमें फर्क नहीं पड़ता है उन्होंने आगे किसी को दिया, हमारे लिए तो रिस्पॉन्सिबल कौन सी एयरलाइन होगी? जिसको हमने वो गुड्स दिए थे टू सप्लाई, उन्होंने आगे किसी को दिया, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहां पे काम करेगी। चलिए फिर आता है हमारा भूपेंद्र सिंह बावा वर्सेस आशा देवी का केस। अरे यार याद आ रहा है? अरे बहुत तूफान था। आशा देवी ओनर, 3-4 प्रॉपर्टीज थी, एक बावा ने ऑक्यूपाई कर रखी थी। इन्होंने कहा अरे बावा प्लीज आप ये शॉप खाली करो, यहाँ पे मुझे मेरे बेटे का बिजनेस चालू कर रहे हैं। बावा बोला कि इतनी सारी प्रॉपर्टी आपकी, यही प्रॉपर्टी क्यों? तो आशा देवी ने सेटिस्फैक्टरली समझाया कि मेरा जो बेटा है उसके इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, हार्डवेयर बिजनेस के लिए कोई भी और प्रॉपर्टी सूटेबल नहीं होगी, यही परफेक्टली सूटेबल प्रॉपर्टी है। बाबा बोले लेकिन तुम्हारा बेटा तो ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर, इतनी सैलरी कमाता है, तो उसको क्या जरूरत है बिजनेस करने की? उन्होंने कहा भाई ऐसी इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड हैव मल्टीपल बिजनेसेस। तो ये जब आशा देवी ने सेटिस्फैक्टरली समझाया कि यही प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है और उसका बेटा उसके लिए एलिजिबल है, तब द टेनेंट वाज रिक्वायर्ड टू वेकेट द प्रीमाइस। फिर आता है I-16 इनोवेटिव टेक पार्क लिमिटेड। Show cause notice was issued after 13 years of the transaction. Penalty cannot be issued if the appellant was not able to produce the bill of entry as a proof of import. एक व्यक्ति ने बहुत सारे इंपोर्ट किए थे, ठीक है, उसके बाद में उस व्यक्ति से 13 साल बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उसने ऑलमोस्ट 12 में से 5, 6, 7 डॉक्यूमेंट्स तो दिखाई दिए, लेकिन वो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो यहां पे उसके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज करने की कोशिश की गई। लॉ ने कहा नहीं, 13 साल बाद आप किसी व्यक्ति से कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और वो सबमिट नहीं कर पा रहा है, इस ग्राउंड पे आप उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। I-16। फिर आता है I-17 MGR इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहां पे बहुत जबरदस्त केस आया था कि एक एंटिटी है उसको पंचायत टैक्स नहीं देना पड़ेगा इफ द एंटिटी इज कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सवाल ये था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज पर द डेफिनेशन और यू शुड बी नेम्ड इन द नोटिफिकेशन। याद आ रहा है? एज पर डेफिनेशन और यू शुड बी नेम्ड इन द नोटिफिकेशन।
नेम्ड इन द नोटिफिकेशन। तो भारत में जितने भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खुद को एलिजिबल मानते हैं उन सबको पंचायत टैक्स एग्जम्पशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जिन जिन को नोटिफिकेशन में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोला है सिर्फ उनको एग्जम्पशन मिलने वाला है। सो यहां पर पंचायत टैक्स से एक एंटिटी एलिजिबल है या नहीं है उसके एग्जम्पशन के लिए वो झगड़ा था। तो इट वॉज हेल्ड that all the industrial undertakings of India are not eligible. Only those which have been notified by central government, they are eligible. This was about interpretation of that particular notification of exemption. फिर आता है 18 DM Oriental Insurance Company versus स्वप्ना नायक। इसके अंदर क्या हुआ बेचा जी? नॉन जनरल फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है। इंश्योरेंस कंपनी was ordered to pay 4.36 crore and 1.29 लाख। याद आ रहा है? बेटे के लिए बहुत ज्यादा और उस दूसरी लेडी के लिए, माता जी थी आई गेस, पिताजी माताजी, जीता नायक, हाँ माताजी के लिए जस्ट 1.29 लाख। फिर वो अपील में गए तो वो रिड्यूस किया गया, फिर वापस अपील में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 3 करोड़ 75 लाख इज अ फेयर पेनल्टी। फैक्चुअल ओरिएंटेड है, कोई लीगल इशू, कोई टेकअवे कुछ भी नहीं है। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस आयन मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर बेटा जी क्या हुआ, एक समरी हमने लिखी है। हाई कोर्ट रिजेक्टेड एन अपील इन लमाइन प्राइमा फेसी on the ground that no question of law is there. In appeal, Supreme Court held that various legal issues exist in the appeal. तो I-18, I-19 दोनों के अंदर हमने कुछ नहीं सीखा, बहुत फैक्चुअल ओरिएंटेड केसेस है। I-18 के अंदर ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके ऊपर पेनल्टी, उसके ऊपर कंपनसेशन आया 4.5 करोड़ का एंड 1 लाख समथिंग का। वो अपील में गए, कंपनसेशन कम हो गया 3 करोड़ 75 लाख का। सुप्रीम कोर्ट ने कहते 3 करोड़ 75 लाख इज अ फेयर कंपनसेशन, कुछ टेक अवे नहीं, कोई लीगल इशू नहीं। दूसरा केस आया जिसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि हाई कोर्ट ने एक अपील को रिजेक्ट कर दिया, दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर आर वेरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, तो अपील हैज टू बी एक्सेप्टेड, नो लीगल इशू इन्वॉल्व, नो टेक अवे। क्लियर है? फैक्चुअल ओरिएंटेड दो केसेस। और उसके बाद में इस सेट का लास्ट आता है I-20 JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अदर वर्सेस काकीनाडा ट्रस्ट। समरी, यहां पर एक पॉलिसी को लेकर इंटरप्रिटेशन का झगड़ा हुआ था, याद आ रहा है काकीनाडा का? ड्राई बर्थ के एक व्यक्ति ने अगर एक बर्थ ऑलरेडी ले रखा है तो वो किसी भी और बिड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सो दिस केस वाज अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पॉलिसी ऑफ काकीनाडा पोर्ट ट्रस्ट। उनके पोर्ट की एक पॉलिसी थी, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए था। हाउ कोर्ट इंटरप्रिटेड? सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेड दैट पॉलिसी इन दिस फैशन कि अगर एक पोर्ट ऐसा है जहां पे सिर्फ एक ही बर्थ ऑपरेटर है, सो बहुत सारे बर्थ हैं, उसमें ए बर्थ है, वो ए ने, मिस्टर ए या फिर ए लिमिटेड ने ले रखा है, तो अगर एक ही बर्थ ऑपरेटर है तो ये व्यक्ति दूसरे बर्थ के लिए बिड नहीं कर सकता। लेकिन ऑलरेडी अगर 2-3 बर्थ ऑपरेटर आ चुके हैं तो जिसको एक बर्थ मिला है वो वापस दूसरे बर्थ के लिए भी बिड कर सकता है। द पर्पस वाज कि मोनोपोली ना हो। इसका ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति को एक बर्थ दे दिया है तो वो अगली बार बिड ही नहीं कर सकता। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि एक व्यक्ति को अगर एक बर्थ दिया है और अभी यहाँ पे कोई भी और बर्थ ऑपरेटर नहीं है, सेकंड बर्थ के लिए बिड आया, तो ये फर्स्ट वाला पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज द ओनली प्रैक्टिकली ऑपरेटर देयर। वन सेकंड बर्थ हैज बीन ऑपरेटेड गिवन टू समवन एल्स, नाउ थर्ड बर्थ के बिड के लिए एवरीवन इज एलिजिबल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 बर्थ ऑपरेटर आ चुके हैं। मैं जो बोल रहा हूँ याद आ रहा है? मैं वापस रिपीट करता हूँ, भूलने का नहीं। एग्जाम लुकआउट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये केस बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल उस पर्टिकुलर केस की पॉलिसी के इंटरप्रिटेशन को लेकर है, लेकिन एक बार समझ में आएगा तो अच्छा रहेगा। पॉलिसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। पॉलिसी का पर्पस था कि किसी भी पोर्ट पे, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आपका मोनोपोली नहीं होना चाहिए। तो उसका पहला इंटरप्रिटेशन कैसा निकाला उन लोगों ने? उन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन लगाया कि मान लीजिए हमारे यहाँ 10 बर्थ है, किसी भी व्यक्ति को अगर एक बर्थ मिल चुका है तो वो किसी और बर्थ के लिए बिड नहीं कर पाएगा। और इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाला कि ये गलत है। अगर मान लीजिए आपके पोर्ट पे एक ही बर्थ ऑपरेटर है तो उसको एक और बर्थ के लिए बिड करना एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल बर्थ ऑपरेटर आ गए तो ये सेकंड या थर्ड बर्थ के लिए भी बिड कर सकते हैं। We good here? This was I-20. चलो let's stay back, ठीक है। तो हमने फर्स्ट 10 का सेट किया, सेकंड 10 का स्टेप किया। यहीं पे रुकेंगे सब लोग। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बैक टू बैक जवाब देते रहो। इस I-11 टू I-20 के अंदर मेजॉरिटी केसेस आपके फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं है। सबसे पहला 11th केस आता है, कुछ भी नहीं, समृद्धंस को लेकर उन्होंने गाइडलाइंस दिए, डन। फिर रमेश राजगोपाल, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बहुत फैक्चुअल ओरिएंटेड बताया कि एक व्यक्ति था, फैमिली के अंदर एक पूरी कंपनी का एक डिवीजन हैंडल करता था, उसने नई वेबसाइट बनाई, तो बाद में उसी पे क्रिमिनल केस किया कि आप तो इसके अंदर खुद का ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो कोर्ट सेड कि क्या इन्होंने एक भी पैसा अपने अकाउंट में लिया है? नहीं। क्या इन्होंने अपने नाम पे एक भी कॉन्ट्रैक्ट किया है? नहीं। तो ही कैन नॉट बी लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फैक्चुअल ओरिएंटेड केस। फिर आरबीआई और ओनिक्रा का केस आया कि ओनिक्रा ने एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। तो ओनिक्रा ने कहा बताओ आप कितनी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन देने वाले हो, इस प्रकार की डिटेल्स बताओ। आरबीआई ने कहा कि हम बताने के लिए लायबल नहीं है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड that RBI is not mandatorily required to disclose all of these details.
बिल्कुल ठीक है, आरबीआई में, बट आरबीआई इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड। फिर हमने ये एक केस पढ़ा अभी तक के 1 2 3 में, कोई भी काम का नहीं है। फोर्थ केस काम का है कि जब भी हम किसी भी एक एयरवेज को या किसी को भी हम कोई गुड्स देते हैं कहीं पे पहुंचाने के लिए, इन्होंने अगर किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हमारे लिए क्या इनकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है क्या? द आंसर इज यस, हमारे लिए यही लायबल है। वी आर नॉट कंसर्न कि इन्होंने आगे किसको दिया है। उसके बाद में आता है भूपेंद्र सिंह। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर फैक्चुअल नोटेड केस अगेन, ओनर टेनेंट, owner was required to satisfactorily explain that why this property is the only property which is required for this business, and thereafter only the tenant had evicted the premises. उसके बाद में इनोवेटिव टेक पार्क वाला केस पढ़ा हमने। 13 साल बाद शोकॉज नोटिस दिया कि प्रूफ बताओ इंपोर्ट का, और वो नहीं बता पाए तो क्या पेनल्टी इंपोज की जा सकती है क्या? द आंसर इज नो। फिर एमजीआर इंडस्ट्रीज का केस आ गया कि मुझे बताओ कि पंचायत टैक्स से एग्जम्पशन किन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को मिलेगा, जो डिफाइंड है या जो नोटिफाइड है? नोटिफाइड हैं। उसके बाद में डीएम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, समरी था कि एक में 4.5 करोड़ और 1.29 लाख का इंश्योरेंस क्लेम अवार्ड किया, हाई कोर्ट ने कम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उतना ही रहेगा, इजी पीजी। एक और समरी था फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स के अंदर कि हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि हाँ तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कुछ भी नहीं। और लास्ट केस इसके अंदर ये आ गया कि काकीनाडा सी पोर्ट का वो इंटरप्रिटेशन का इशू कि यार अगर मान लीजिए कोई एक बर्थ ऑपरेटर है, उसको एक बर्थ ऑलरेडी मिली हुई है, तो क्या वो फर्दर बर्थ के लिए बिड कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर ऑलरेडी मल्टीपल बर्थ ऑपरेटर्स हैं तो फर्दर बर्थ के लिए भी बिड कर सकता है। आर वी गुड हियर? एकदम इजी पीसी, एकदम इजी पीसी। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेट, I-21 to I-30। चलिए नेक्स्ट केस दिख रहा है हमको, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रभाकर सीताराम बड़ंगे। क्या हुआ था यहां पे? सवाल ये आया, इंप्लॉयर एम्प्लॉय का अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या कोऑपरेटिव कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है क्या? बिकॉज ये कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड कोई इशू था। इन्होंने कहा नो, कोऑपरेटिव कोर्ट्स डू नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू हैंडल द केसेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो डिस्प्यूट्स होंगे वो अपने लेबर कोर्ट में खेलेंगे, कोऑपरेटिव कोर्ट्स का इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। जबरदस्त। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ गए हमारे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कह दिया BS3 BS4 व्हीकल्स का, तो इसके अंदर क्लियरली कह दिया था कि नहीं भाई उस पर्टिकुलर डेट के बाद में BS3 व्हीकल सेल नहीं कर सकते। जो व्हीकल्स उसके पहले सेल हो गए उनका रजिस्ट्रेशन आरटीओ भले ही कर देगा, लेकिन उसके बाद में BS3 व्हीकल्स को सेल नहीं कर सकते। ठीक है। I-23 कंसोर्टियम ऑफ टीटागर, फिरेमा, एल्डर, SPA टीटागर वैगन्स लिमिटेड। बहुत जबरदस्त, बहुत सारे लड़े यहाँ पे, बहुत अच्छी सी बात थी। इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ। अगर आप याद करोगे, चाइना की एक कंपनी है, लीगल इशू कुछ ऐसा बन रहा था कि क्या एक कंपनी अपनी सब्सिडरी, होल्डिंग नहीं, क्या एक कंपनी अपने सब्सिडरी के एक्सपीरियंस के बेस पे बिड कर सकती है या नहीं? तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने हेल्ड किया कि यस, द पर्टिकुलर कंपनी हियर विच इज अ कंपनी ऑफ चाइना, गवर्नमेंट कंपनी ऑफ चाइना, वो अपने सब्सिडरी कंपनी के एक्सपीरियंस के बेस पे बिड कर सकती है। क्या एक कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के एक्सपीरियंस के बेस पे बिड कर सकती है? नहीं कर सकती, तो ऑलरेडी हेल्ड है पहले से। यहां पर ये लीगल इशू आया था कि क्या एक कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के एक्सपीरियंस के बेस पे बिड कर सकती है या नहीं? इट वॉज हेल्ड कि यस, गवर्नमेंट कंपनी है, अपने सब्सिडरी कंपनी के एक्सपीरियंस के बेस पे बिड कर सकती है। I-24 महर्षि मकरेंदेश्वर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। याद आ रहा है क्या हुआ था यहां पे? यस, तो एक एंटिटी थी, वो ऑलरेडी एक कॉलेज है, उसकी खुद की यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएटेड है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बोला कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में भी एफिलिएट होना पड़ेगा। तो एक केस गया सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर वो ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट को कंपल्शन नहीं लगा सकते कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के साथ में भी एफिलिएट होना पड़ेगा। इजी पीजी। फिर आता है हमारा 25 ग्लेक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। यहां पर यह हुआ था कि क्या कभी भी किसी भी ड्रग मैन्युफैक्चरर से कोई भी ड्यूटी एग्जम्पशन हम विड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेल प्राइस। कि आपका सेल प्राइस इतना है तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ऐसा अलाउड है या नहीं? इट वाज हेल्ड नो। द एग्जम्पशन ग्रांटेड टू अ ड्रग कंपनी इज बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल प्राइस इज इररिलेवेंट। तो किसी भी ड्रग मैन्युफैक्चरर से कोई भी एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लेना सेइंग कि आपकी सेल प्राइस ज्यादा है, हम विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। इसके बाद में जाते हैं हम लोग I-26 अपोलो टायर्स। याद आ गया? The tread pattern of a tire can be
कॉपीराइटेड। सर ऐसे ही केसेस पसंद है हमको, बस एक लीगल इशू टेक अवे, आगे बढ़ते हैं। बट सारे केसेस ऐसे मिलने वाले नहीं है। लीगल इशू क्लियर था क्या? ट्रेड पैटर्न ऑफ अ कार कैन बी कॉपीराइटेड? द आंसर इज यस, दे कैन बी कॉपीराइटेड। नेक्स्ट केस वापस काम करनी है हमारे, यहाँ पे गाइडलाइंस इशू किए गए थे कंपाउंडिंग के लिए। फिर I-28 आता है, आत्माराम प्रॉपर्टीज। चलिए, tax recoverable from the tenant under section this of the NDMC Act as arrear of rent by the appellant cannot be considered to be forming part of the rent for the purpose of seeking eviction। इनका कहना था कि जो आप एक टैक्स रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम अ पर्सन विच इज टू बी पेड, मान लीजिए एक टैक्स पे करना है, पीएमसी को हमें प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, वो हम एज अ रेंट हमारे टेनेंट से अगर रिकवर कर रहे हैं, वो व्यक्ति वो टैक्स का पार्ट नहीं देता है, तो वेदर कैन इट बी कंसिडर्ड एज arrears of rent for the purpose of eviction। I repeat the legal issue again, अच्छे समझ दो। ओनर टेनेंट, मैंने उसको भाई आपका रेंट है 20,000 रुपीज़ और ये प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने का 1,000 रुपीज़ आपको देना है, तो रेंट इज 20,000, प्रॉपर्टी टैक्स का ड्यू है 1,000, तो वो 20,000 का रेंट तो दे रहा है, पर 1,000 का प्रॉपर्टी टैक्स का ड्यू नहीं दे रहा है। तो क्या यहाँ पे जो 1,000 का पेमेंट बाकी है उसको हम अरियर ऑफ रेंट मान के उसको विकेट कर सकते हैं या नहीं? इट वॉज हेल्ड नो, बिकॉज यहाँ पे एक्ट्स का कॉन्ट्रडिक्शन था और इट वॉज क्लियरली हेल्ड दैट यू कैन नॉट रिकवर द टैक्स फ्रॉम एनी टेनेंट, और एटलीस्ट इस तरह से आप उसको इविक्ट तो नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि भैया जी अगर कोई भी व्यक्ति नहीं पे कर रहा है प्रॉपर्टी टैक्स तो वो अरियर ऑफ रेंट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेरी क्लियर? इस पर हमने बहुत सारा डिस्कशन भी किया था। हमने ऐसा ओनर हमने क्या करना चाहिए, हमें बताना ही नहीं चाहिए कि कितना पोर्शन प्रॉपर्टी टैक्स का कितना रेंट का है। टोटल आपको 21,000 रुपीज़ देना है एज अ रेंट, देन इट हैज़ टू बी द ओनर्स हेडेक कि हाँ इस 21 में से 1,000 मैं प्रॉपर्टी टैक्स में दूंगा। तो आपको टेनेंट को ये बाइफर्केशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हायर अमाउंट ऑफ रेंट कलेक्ट कर सकते हो। अभी क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारा 28 आत्माराम। 29 कैनरा बैंक वर्सेस ललित पोपली। ये मैम छुट्टी मारी थी क्या आपने यहाँ पे? हाँ गंदे बच्चे, इधर आओ। तो यहां पर क्या होता है, याद आ रहा है कि उस व्यक्ति ने क्या किया था? विड्रॉ कर लिए थे 1,07,000 रुपीज, और क्या करके? फोर्जरी करके। तो उस केस में ठीक है, आपने विड्रॉ कर लिए फोर्जरी करके विड्रॉ करने के बाद में इसके पीएफ वगैरह के पैसे से बैंक ने अपना अमाउंट रिकवर करने की कोशिश की, तो ये केस हायर लेवल तक गया कि क्या बैंक किसी भी व्यक्ति के पीएफ को या फिर किसी व्यक्ति की ग्रेच्युटी को सीज कर सकता है क्या फॉर रिकवरिंग मनी। एंड इट वाज हेल्ड कि इस बैंक की पॉलिसी में क्लियरली लिखा था कि मिसकंडक्ट के कारण अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसके पीएफ और ग्रेच्युटी से रिकवर कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी एक बैंक अपने एम्प्लॉई के मिसकंडक्ट के कारण कोई लॉस हुआ है तो उसके पीएफ और ग्रेच्युटी से उसको रिकवर कर सकता है। 29 और लास्ट सेट में आता है I-30 बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। Advocate cannot file a case for 138 of Negotiable Instrument Act for receiving an amount which is a percentage of decretal amount। याद आ रहा है? बहुत कुछ सीखा है हमने यहां से। बिल्कुल सही है कि कोई भी लॉयर कभी अगर ऐसा बोलता है कि सर केस जिता दूंगा, अगर केस जिता दिया तो आपके विनिंग अमाउंट का 10% लूंगा। अरे ले लेना भाई, ब्लैंक चेक अभी से तू ले ले, अभी से ब्लैंक चेक ले ले, अमाउंट भर लेना तू। और वो अमाउंट भर के बैंक में जाता है और बैंक में चेक बाउंस हो जाता है तो वो हमारे ऊपर 138 का केस फाइल नहीं कर सकता। ये नेक्स्ट सेट भी खत्म हुआ। इस सेट में कुछ अच्छे केसेस हैं, दैट इज I-21 to I-30। चलो अब बुक को वहीं पे रखना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं फटाफट से। चलिए, सबसे पहला सवाल, क्या कोऑपरेटिव कोर्ट के पास पावर है क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की फाइट को हैंडल करने का? नो, नहीं है। दूसरा I-22 तो सिंपल BS3 वाला केस आ गया। उसके बाद में I-23, क्या एक कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी अपने सब्सिडरी के एक्सपीरियंस के बेस पे, बिल्कुल सही है, बिड कर सकती है। फिर आ गया महर्षि मकरंदेश्वर वाला कि एक कॉलेज जिसकी खुद की यूनिवर्सिटी है, उसे एफिलिएटेड है, क्या स्टेट गवर्नमेंट कंपल्शन कर सकती है कि उनको स्टेट यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएशन लेना होगा? द आंसर इज नो। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, क्या किसी भी ड्रग कंपनी से उनका एग्जम्पशन विड्रॉ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सेल प्राइस? नो। अपोलो, कॉपीराइट, यस। उसके बाद में कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स आ गए। हाँ, अगर मान लो कोई टेनेंट है, वो टेनेंट को हमने बोला था कि 20,000 का रेंट, 1,000 का प्रॉपर्टी टैक्स देना है, वो 1,000 रुपये नहीं दे रहा है, तो क्या हम उसको अरियर ऑफ रेंट बोल के एविक्ट कर सकते हैं? नो। कैनरा बैंक, ललित पोपली, अगर मान लीजिए एक बैंक के एम्प्लॉय ने कुछ फ्रॉड किया है, उसका ग्रेच्युटी और पीएफ को सीज कर सकता है क्या बैंक टू रिकवर द लॉस? यस, अगर उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है तो कर सकते हैं। और लास्ट केस आ गया कि एडवोकेट 138 का केस फाइल कर सकता है क्या अगर उसने परसेंटेज ऑफ डिक्रीटल अमाउंट करके पैसा रिकवर करने की बात की थी? द आंसर इज नो। तो I-21 से I-31 मस्त है। तो अगर हम देखते हैं, हमने 3 पैसेज पढ़ चुके हैं, एक लास्ट हमारा पैसेज बाकी है जिसके अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वाला इज ओके ओके, सेकंड सेट वी डू नॉट लाइक, थर्ड सेट वी लाइक।
दैट इज हाउ इट इज. तो फर्स्ट सेट ओके ओके, कुछ केसेस अच्छे हैं, कुछ केसेस अच्छे नहीं है. सेकंड सेट में सारे बोर केसेस, सारे फैक्चुअल केसेस आते हैं. और थर्ड वाले सेट के अंदर काफी इंटरेस्टिंग केसेस जिसमें क्लियर लीगल इशू और टेकअवेज हैं. और हम आते हैं हमारे लास्ट केस के ऊपर, I-31, लास्ट सेट के ऊपर. चैप्टर में टोटल केसेस कितने? 39. तो ये लास्ट सेट हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा 38. ओके ओके ओके. I-31, एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनदर सेंट्रल ब्यूरो. रूल एज टू ग्रांट ऑफ स्टे इन इट्स ऑपरेशंस बोथ इन क्रिमिनल एज वेल एज सिविल प्रोसीडिंग्स गिवन. यहां पे भी गाइडलाइंस दी गई थी कि किस प्रकार से स्टे ग्रांट होगा. याद आ रहा है क्या? उन्होंने कहते ए ऐसा नहीं कि आप कभी भी स्टे ग्रांट कर दो, आपको केयरफुल रह के स्टे ग्रांट करना है. मुझे बताओ याद है क्या, कितने टाइम पीरियड बाद हमको बताना पड़ेगा स्टे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा? 6 months. तो अगर आज आपने स्टे ग्रांट किया है तो 6 months के बाद वो स्टे ऑटोमेटिकली हट जाएगा, या फिर आपको एक रीजनड ऑर्डर के साथ उसको एक्सटेंड करना होगा. तो ये सब गाइडलाइंस दी है यहाँ पे, कुछ खास बात नहीं है. उसके बाद में आता है I-32, स्पीकिंग ऑर्डर इज अ रीजनड ऑर्डर, कि हमें ऑर्डर देने के साथ में रीजन भी देना है कि ऑर्डर ऐसा क्यों दे रहे हैं. I-32, शिव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. इसके अंदर हमने समरी लिखी थी, लैंड वाज अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, प्रोसीजर विच हैड टू बी फॉलोड वाज, कलेक्टर ने आपसे आपके जो भी ऑब्जेक्शन है वो इनवाइट करने चाहिए, कलेक्टर ने ऑब्जेक्शन को कंसिडर करना चाहिए था, और उसके बाद में उसने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करके ऑर्डर पास करना चाहिए था. कलेक्टर ने क्या किया, ऑब्जेक्शन इनवाइट तो किए, उनको कंसिडर नहीं किया, रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की और सीधा ऑर्डर पास कर लिया. तो यहां पर बात गई सुप्रीम कोर्ट तक. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये ऑर्डर नहीं होगा, वापस पीछे जाएंगे, कलेक्टर ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा, उनको कंसिडर करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, सबमिट करेगा, और उसी के बाद में लैंड एक्वायर होगा. तो बात वही है कि होगा तो वही, बट परमिशन लेनी चाहिए ना, बस. तो ऐसा, तो उनके ऑब्जेक्शन को सुनेंगे, कंसिडर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. I-33, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सैयद हसन सैयद. सैयद हसन सैयद सुबह, जबरदस्त. प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अंडर बोथ FSS एंड IPC. यहां में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, गुटका, जुबान केसरी. तो एक व्यक्ति अगर ऐसी चीजें कर रहा है जो कि मल्टीपल एक्ट्स को साथ में वायलेट कर रही है, तो क्या सारे एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग हो सकती है? जी हां, पनिशमेंट एक में ही होगा, लेकिन प्रोसीडिंग मल्टीपल एक्ट के अंदर हो सकता है. तो यहां पे गुटखा कैरी कर रहा था वो व्यक्ति इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो FSS फूड एंड सेफ्टी और साथ में IPC दोनों को वायलेट किया, दोनों के अंदर केस फाइल हो सकता है. फिर आता है I-34, भूपेश राठौड़ वर्सेस दयाशंकर प्रसाद चौरसिया एंड अनदर. क्या मैनेजिंग डायरेक्टर अपने नाम पे केस फाइल कर सकता है कि वो डिसऑनर ऑफ चेक? द आंसर इज यस. ये बाय डिफॉल्ट आप गलत कर दोगे. अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो इसको आप गलत कर दोगे. ये हमने पढ़ते टाइम कैसे पढ़ा था, याद दिलाता हूं. हमने ऐसे पढ़ा था कि नॉर्मली कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी कैन स्यू एंड बी सूड, ये सब ठीक है. कंपनी को किसी क्रेडिटर ने चेक्स इशू किए थे. अब वो जो चेक्स है ना, वो व्यक्ति वहां से वो चेक बाउंस हो गया, तो वी वांट टू फाइल अ केस. तो ऑफ कोर्स कंपनी खुद के नाम पे केस फाइल कर सकती है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अब 10,000, 15,000, 20,000 कैसे 5-6 चेक्स हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर खुद के नाम पे केस फाइल कर देता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. तो वेदर इट इज अलाउड और नॉट, तो कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था इट इज अलाउड. अगर कंपनी को दिए हुए चेक डिसऑनर होते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैन फाइल अ सूट इन हिज ओन नेम, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस. तो यहां पे टेक अवे ध्यान रखना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर केस फाइल कर सकता है जो कंपनी के चेक्स डिसऑनर हुए हैं इन हिज ओन नेम. दैट इज द टेक अवे ऑफ दिस केस, दैट मैनेजिंग डायरेक्टर I-34, मैनेजिंग डायरेक्टर कैन फाइल अ सूट इन हिज नेम फॉर द चेक्स डिसऑनर्ड ऑफ द कंपनी. I-35 कहते हैं मैन एकदम ही पूरा का पूरा फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है. इसके अंदर क्या होता, Territorial Compensation Committee has the jurisdiction to pass award to the employee in case of accident in the course of employment. In this case, the Compensation Commissioner Trichurapalli has the right to pass the order. तो हुआ क्या था, फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था कि इसी ने पहले ऑर्डर पास किया था, उसके बाद में दूसरे कोर्ट ने बोला कि इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, और घुमा के वापस लेकर आया कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है. फैक्ट्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं थी, एक पूरा फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था. इसके बाद में आता है हमारा I-36, अनदर फैक्चुअल ओरिएंटेड केस को हमने बहुत घुस के पढ़ा था. इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैग्नीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स. इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, ये याद आ रहा है क्या? 2 प्रकार के मैकेनिज्म हो सकते थे. एक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम रिवर वाटर एंड दे आर यूजिंग इट फॉर देमसेल्फ. एक और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम रिवर वाटर एंड दे आर सेलिंग इट टू द बोर्ड. तो ये लोग क्या कर रहे थे, रॉयल्टी कलेक्ट कर रहे थे सिर्फ किनसे, who are using it for themselves, और ये कलेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे who are selling it to the board. तो ये बोला कि एकदम आर्बिट्ररी ये अलाउड है नहीं है. तो इसको लेके 2-3 लीगल इश्यूज थे, क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, उन सबका आंसर किया था. केस याद आ रहा है? यस. पहला,
whether clause 14 of recovery of royalty of this agreement and clause 14 of the policy which stood incorporated in the respective agreement could be termed as unconscionable or arbitrary. ऐसा कह सकते हैं क्या? It was held no कि दोनों पार्टीज को लॉयर्स ने रिप्रेजेंट किया था, बहुत नेगोशिएशन के बाद में अग्रीमेंट हुआ है, तो अब ये नहीं कह सकते कि रॉयल्टी का क्लॉज आर्बिट्ररी है. रॉयल्टी का क्लॉज, रॉयल्टी याद आ रहा है ना कि हम रिवर वाटर यूज करेंगे तो हम उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उस पर हमें छोटा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पे करना पड़ेगा. तो ये रॉयल्टी का पेमेंट आर्बिट्ररी था क्या? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि नहीं, ये आर्बिट्ररी नहीं था, ये इन्होंने नेगोशिएट करके डिसाइड किया था. दूसरा, whether the application of said royalty to CPPs alone and not to IPPs was a discriminatory treatment meted out to CPPs. इनका क्या कहने का मतलब हुआ? इनका कहना है कि ये जो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बोर्ड को बेच रहे हैं उन पे तो रॉयल्टी नहीं है, और जो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके खुद के लिए यूज कर रहे हैं उन पे रॉयल्टी है. तो ये क्या फेयर है या डिस्क्रिमिनेटरी है? तो इट वाज हेल्ड कि इट इज फेयर, बिकॉज अगर उन पे रॉयल्टी लगाई तो ये तो एक्सपेंसिव हो जाएगी ना इलेक्ट्रिसिटी. इन्हीं पे तो रॉयल्टी लगाएंगे बिकॉज ये खुद जनरेट कर रहे हैं प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे जो वाटर का फ्लो है उसको कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल कैपेसिटी ये अंडर यूटिलाइज, ओवरऑल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे कि ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. एंड दे विल नॉट बी बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अस नाउ ना, तो इनके ऊपर लगाना इज अलाउड. जो ऐसे यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी हमें ही सेल कर रहे हैं उन पे टैक्स लगाना तो बेवकूफी हो जाएगी. ऐसा तो इट इज अ फेयर थिंग. लास्ट, वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज टैक्स. द आंसर वाज नो बिकॉज इट इज नॉट अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन, इट इज अ चॉइस गिवन कि आप चाहो तो हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदो या फिर आप चाहो तो खुद की इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करिए, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको वाटर यूज करने का टैक्स तो देना ही पड़ेगा. तो इसके लिए इट इज नॉट कंसिडर्ड एज टैक्स, इट्स अ रॉयल्टी. टैक्स कब कहा जाता है? जब वो कंपल्सरी एक्सटॉर्शन है, कोई चॉइस नहीं दी गई है. ऐसा तो ये 3 लीगल इशू थे. इट वाज कंप्लीटली हैंडल्ड हियर. अगेन वेरी डिफिकल्ट टू आस्क क्वेश्चन, फैक्चुअल है बट फिर भी एक बार पढ़ के रैप अप किया. और उसके बाद में क्या कंसेंट ऑफ सेबी इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंड? द आंसर इज नो, कंसेंट ऑफ सेबी इज नॉट रिक्वायर्ड. दूसरी बार देख रहे हैं इस केस को. I-38 the authority for clarification advance ruling in another versus Messrs Akavi spinning mills. याद आ रहा है? ए हैंकियान 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो ऊनी टाइप के और एक जो वो मशीन में यूज किए जाते हैं. तो सबसे पहला जो बेसिक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है वो तो कहता है हैंकियान्स आर एग्जम्प्टेड, बट डिपार्टमेंट कम्स अप विद नोटिफिकेशन नहीं, ऑल दी हैंकियान्स आर नॉट एग्जम्प्टेड. ये जो स्टेपल फाइबर हैंकियान्स हैं दे आर नॉट एग्जम्प्टेड. तो इसको लेके इशू हुआ कि क्या हमें क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता है क्या, इफ द लॉ इज एनीवेज वेरी क्लियर. इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कि नो क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द लॉ इज वेरी क्लियर. देखते हैं. No external aid for interpretation can be employed when the exemption entry being clear and unambiguous. तो सारे हैंकियान्स आर exempted. और इसके साथ में बस सारे के सारे केसेस इंटरप्रिटेशन के हमारे यहाँ पे होते हैं खत्म. एंड दिस इज I1 to I-38. चलो, इस चीज़ का ध्यान रखना है तो क्या है, केसेस ही है तो क्या ओपन बुक ही है. लेकिन मज़ा तब आएगा जब आपको सारे केसेस का टेक अवे याद है. कि आपसे कोई भी केस पूछा जाता है और आपको उसका टेक अवे याद है कि हाँ इसके अंदर ये हुआ था, तो आप एग्जाम में ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन को आंसर करोगे. एंड दैट विल सेव 30 to 40 सेकंड्स और अ मिनट इन एवरी केस. अदरवाइज आप क्वेश्चन देखोगे, पहले केस में जाकर उसका टेक अवे समझोगे, फिर आंसर लिखना शुरू करोगे. आपको डायरेक्टली याद आ जाता है कि हाँ टेक अवे ऐसा है, तो आप बहुत सारा समय बचा पाओगे खुद का. एंड फॉर दैट यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. चलिए, सो दैट विल बी ऑल फॉर आई इंसॉल्वेंसी नहीं, इंटरप्रिटेशन. एंड बस आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कहीं कोई सवाल? We're going good? चलिए एक काम करता हूँ मैं, ऐसे मेरा मूड है ना, मैं किसी भी को क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऐसे. अब तो जवाब दे दोगे आप यार, आपका मुझे डर नहीं है. हाँ जी सर. चलो, अरे अब क्या है, कुछ है ही नहीं, कैसी बातें कर रहा, कोई भी जवाब दे देगा. चलो, मेरे को लगता है इतना इजी है, मैं पूछूं भी क्या. चलो मुझे बता दो. एडवोकेट है, देखो कैसी बातें कर रहा है वो. 138 का केस फाइल नहीं कर सकता है. टेनेंट है, ठीक है. हाँ अरे हाँ कोई टेंशन नहीं, क्या है, हैमरिंग समझते हो, एक ही जगह मारने का. हम जस्ट किडिंग. चलिए, टेनेंट है, टेनेंट से हम लोग, मुझे कंप्लीट करने दो क्वेश्चन एक बार, है ना. टेनेंट है, टेनेंट से हम लोग रिकवर कर रहे हैं सम प्रॉपर्टी टैक्स. टेनेंट वो प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट पे ही नहीं कर रहा है, तो क्या हम इसे अरियर ऑफ रेंट बोल के उसको एविक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. वंडरफुल. हाँ उसको पे करना चाहिए, बट ये अरियर ऑफ रेंट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा. चलो, टायर का जो ट्रेड पैटर्न है क्या कर सकते हैं?
कॉपीराइट हो सकता है उसका। अब कॉलेज का खुद का किसी के साथ अफिलिएशन है तो क्या उसको स्टेट कंपलसरी कर सकती है? क्या पूछूं मैं आपको? एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी अपने सब्सिडरी के एक्सपीरियंस के बेस पे बिड कर सकती है? कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, किसी और चैप्टर का पूछ लो। सरप्राइज। हाँ, कुछ इंपोर्ट वगैरह किया था आपने, ठीक है, 13 साल बाद आपसे उसका प्रूफ मांगा, आप प्रूफ नहीं दे पाए तो आपको फोड़ सकते हैं क्या? नहीं। गधों नहीं। हाँ, हमने कोई भी एयरलाइन से कोई गुड्स को भेजा है, एयरलाइंस ने किसी और एयरलाइंस को बोला और वो गुड्स पहुंचे नहीं, हमें फर्स्ट एयरलाइन ही पैसे देगी या फिर वो बोल सकती दूसरी एयरलाइन को भेजा? फर्स्ट एयरलाइन। हमें मतलब नहीं आगे पीछे क्या, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तुम तुम्हारा देख के लो। मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया महाराष्ट्र में, आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया राजस्थान में, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, 2 डिफरेंट इश्यूज। अलाउड है या एक ही की जगह चलेगा? ऐसे क्या? मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया महाराष्ट्र में, आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया राजस्थान में, दोनों केसेस का सब्जेक्ट मैटर एकदम अलग है, दोनों केस में इशू इन्वॉल्व अलग है, तो एक ही जगह पे केस चलेगा? दोनों जगह आइसोलेटेड चल सकता है? दोनों जगह चल सकता है बिकॉज सब्जेक्ट मैटर अलग है, कॉन्ट्रैक्ट्स अलग है। वंडरफुल। एफिडेविट तो फोड़ सकते हो, इसमें क्या पढ़ाऊँ मैं आपको? मैंने मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ था, मैंने डिफेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की, वो रिजेक्ट हो गई, मैं कोई और डिफेंस लेके एक और एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। हाँ, पुलिस के पास अरे हाँ, अरे बहुत ज़्यादा आसान है, आपको सांप जबरदस्ती घबरा के क्यों? पुलिस के पास में सीज करने की पावर होती है 102 में, उसमें वो इम्यूल प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। कैसी बातें करो? आपको पता है यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी, मैं खत्म करता हूँ पहले। हाँ, छोटी सी बच्ची, क्रिमिनल कोर्ट या लेबर कोर्ट, किसके पास पावर है टू हैंडल दोस केसेस जिस लेबर केस के अंदर क्रिमिनल एस्पेक्ट आता है? क्रिमिनल कोर्ट। सबको वही मेमोरी टेक्निक से याद आ रहा है ना? हंस रहे थे। चलो इधर आओ। चलो, एंड दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन हियर। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ये लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? मैं आपको पूरा लीड कर दूंगा, आपको बस येस नो पता होना चाहिए। कोर्ट्स में कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा ना कि योर ऑनर ये तो एक लीडिंग क्वेश्चन है। कोर्ट्स में लीडिंग क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं होता है। आई टेल यू कैसा। अभी एक ऐसी बात निकली तो खत्म करते हैं। आप में से कुछ लोग शायद कभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये हो गया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। व्हाट इज अ लीडिंग क्वेश्चन? आई आस्किंग यू, उस रात जब आप वहां से जा रहे थे, आपने प्रकाश को उसको मर्डर करते हुए देखा ना? दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। मैं पूरी स्टोरी बना के दे रहा हूं, आपको सिर्फ आंसर करना है येस नो में। दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। एंड कैसे ये इस प्रकार के क्वेश्चन कोर्ट्स में अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट लीड द विटनेस, यू कैन नॉट आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इज, उस रात आपने क्या देखा? आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? दैट्स द डिफरेंस। इन एमसीएस दे हैव टू ऑलवेज आस्क अस लीडिंग क्वेश्चन। उनको पूरा लीड करते हुए एग्जाम के क्वेश्चन में देना है और हमें बस वो डायरेक्शन पता होना चाहिए किस तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी केस ले लो, हमने कोई भी केस देखा, मान लीजिए आज का कोई भी केस को उठा लेंगे ना, तो उसके अंदर जो भी लीडिंग क्वेश्चन उनको देना है कि क्या टायर के ट्रेड पैटर्न कॉपीराइट हो सकते हैं क्या, हमें बस यस या नो पता होना चाहिए। ऐसा एकदम सिंपल। तो लीडिंग क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस। चलो बस यहाँ पे रखते हैं हम लोग। दैट इज डन फॉर इंटरप्रिटेशन। बस टाटा बाय बाय, खेलो कूदो ऐश करो। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, GDPD खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो। इनको और फोड़ूंगा मैं भी, ठीक है? चलो बाय।